शुक्रिया ओवैसी साहब, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए भी और हमारे साथ बातचीत के लिए भी। जी आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। ओवैसी साहब, 5 राज्यों में चुनाव की बात हो रही है, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की भी बात हो रही है। 2017 में आप लड़े थे, 38 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, 4 जगह आपके जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे, 2 लाख से करीब 2 लाख, उससे थोड़ा ऊपर आपको वोट मिले थे, यानी 0.02% आपको वोट शेयर मिला था। इस बार आपकी तैयारी 100 सीटों पर लड़ने की है, कितनी जीतने की तैयारी है? विधानसभा के चुनाव की तैयारी है, तो उस सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल से हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग, संगठन के लोग बड़ी मेहनत किए हैं और उसका नतीजा हमने देखा। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, ज़िला परिषद के चुनाव हुए, उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इस एतबार से हम देख रहे हैं कि पहले 2017 से एक लंबा सफ़र हमने तय किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, दुआओं से, वोट से नवाजेगी और हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। असद भाई, आज मैं आपसे एक सवाल समझना, 2 सवाल हैं मेरे। एक तो आपका ये, आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप सेक्युलर वैल्यूज की बात करते हैं, आपका विजन ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक तरफ विजन ऑफ सेक्युलरिज्म और सेक्युलर वैल्यूज की बात आप करते हैं और फिर यही असदुद्दीन ओवैसी जब जाकर ये बात कहते हैं हर समाज का नेता है, मुसलमानों का नेता कौन है, मुझे गैरों से शिकायत नहीं है, मुझे आपसे शिकायत है। आपका विजन ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? ये एक तरीके का विरोधाभास दिखाई देता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं भारत के संविधान में जो सेक्युलरिज्म का जिक्र है उसको सलाम करता हूं, उसको दिल से मानता हूं और मानता रहूंगा। मगर जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया और उसको धोखे के तौर पर इस्तेमाल किया अल्पसंख्यक समाज से, मैं उस पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को नहीं मानता, ना कभी मानूंगा उसको। क्योंकि पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म में और भारत के संविधान के सेक्युलरिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के संविधान में जो सेक्युलरिज्म है वो बराबरी की, हिस्सेदारी की, इंसाफ की, वो हर भारत के नागरिक की जान की बराबरी की और सबको मौके मिले, उस सब की बात करता है। मगर जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म है वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए और धोखा देने के लिए इस्तेमाल हुआ है भारत की अल्पसंख्यक समाज के लिए, और जिसमें तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज भी हैं, बीजेपी भी है। तो मैं इसको नहीं मानता। अब रहा सवाल विजन क्या है, मेरा कोई विजन नहीं है, बल्कि जो विजन हमारे जो फोरफादर्स ने जो संविधान को बनाया था, जिसमें उन्होंने हम तमाम से कहा कि इस देश को मजबूत बनाना है तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, इंसाफ को कायम रखो, हिस्सेदारी की बात करो, सब चीजें बातें की गई हैं, भाईचारगी की बात की गई थी, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हम तमाम के लिए, भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट्स हम तमाम के लिए एक विजन है जिसके लिए हमको काम करना है और वही मेरा विजन है। असदुद्दीन ओवैसी का कोई इंडिविजुअल विजन नहीं है। जो संविधान में जो बातें हमारे बुजुर्गों ने की थी, जो अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी की आजादी के बाद जो हमने और अपने तमाम लोगों के लिए जो संविधान बनाया, वही तो हमारा विजन होना चाहिए। आपने सेक्युलर वैल्यूज की बात की, अच्छी बात की, मैंने जानबूझकर ये सवाल उठाया है, लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं असद भाई, तो धार्मिक राजनीति करने का आरोप, सांप्रदायिककरण करने का आरोप आप पर भी लगता है ना। मैं बार बार आपसे यही सवाल पूछ रही हूं क्योंकि जो आपकी छवि है वो यही है। नहीं, सुनिए, देखिए मैडम, अगर इंसाफ की मैडम आप बात कर रहे हो और मैं भी बात कर रहा हूं, तो इंसाफ या इक्वालिटी जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स होगा या इक्वालिटी अमॉन्ग सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करेंगे? इंसाफ जब होगा, इक्वालिटी किससे होगी? ताकतवर की इक्वालिटी अलग होगी और जो बिल्कुल कमजोर है उसकी इक्वालिटी होगी ना। तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। अगर आप भारत की पॉलिटिक्स में भारत के अल्पसंख्यक समाज को उनका हिस्सा नहीं देंगे, अगर भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 6% मुस्लिम एमपी जीत कर जाते हैं
भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के पास 306 से ज्यादा सांसद हैं और एक भी मुसलमान नहीं जीतता है। क्या पैगाम दिया जा रहा है बताइए ना आप। उत्तर प्रदेश के पिछले 17 के चुनाव में बीजेपी एक भी मुसलमान को एमएलए का टिकट, विधानसभा का टिकट नहीं देती है। क्या आप पैगाम दे रहे हैं? मैं आप पर और आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं इस बात को। मैं तो इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई जो कमजोर है उनको और आप मजबूत बनाइए, उनको हिस्सा दीजिए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि कमजोर पे और दबा दो, उसको दूर छोड़ दो, उसको ले जाकर कोने में छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूं कि भाई मिलाओ सबको, लाओ सबको। अगर आप कहते हैं कि भाई कौमी धारा में शामिल करो, मैं कौमी धारा में कौन शामिल नहीं कर रहा? कहां कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। सिर्फ जबान करते हैं। आप देखिए, मुसलमानों की बात होती तो मुशायरा हो जाता, मुसलमानों की बात होती तो कव्वाली हो जाती, मुसलमानों की बात होती तो किसी दरगाह के उर्स पे फूल चढ़ा दो, मुसलमानों की बात होती तो भाई रमजान में जाकर सर पे टोपी पहन लो। ये सब ड्रामाबाजी बंद करिए। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में 5% गवर्नमेंट एम्प्लॉयड मुसलमान क्यों है? आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खाली 1.7 मुसलमान के पास क्यों है? आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के जेलों में 28% मुसलमान क्यों है अंडर ट्रायल? ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा मुसलमानों का क्यों है? मैं जिम्मेदार हूं इसका। क्या मैं सत्ता में था? जो सत्ता में थे, मेरा और आपका हक बनता है कि उनसे सवाल करें कि भाई आपने, जब उत्तर प्रदेश जनता ने आपको सत्ता दी तो क्या सिर्फ आपको सत्ता इसलिए दी कि आप मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को नाइंसाफी करते रहे उनसे? ये मेरा सवाल है, ये मेरी लड़ाई है। बिल्कुल, जब वो आपकी जगह जब वो बैठेंगे तो मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन आपसे अब मैं कुछ पॉइंटेड सवाल पूछना चाहती हूँ। ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, आप एक मंजे हुए नेता हैं, ये ब्रांड योगी का इम्तिहान है या ब्रांड मोदी का इम्तिहान है? देखिए, बीजेपी जो है MY कॉम्बिनेशन पर इलेक्शन लड़ रही है और अखिलेश यादव भी जो है MY के नाम पर लड़ रहे हैं, मगर सिर्फ Y की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मसला चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, नौजवानों की बदहाली, मिस गवर्नेंस, ये मुद्दे रहेंगे। अब इसको ओवरकम करने के लिए ये तमाम पार्टीज हिंदुत्व, सामाजिक न्याय, अरे भाई सामाजिक न्याय की अगर आप बात कर रहे हैं, जो 4.5 साल मंत्री रहा वो निकलकर कह रहा है कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ मेरे समाज से, तो असदुद्दीन ओवैसी की बात तो सच साबित हो गई ना। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, यही तो हमारी लड़ाई है जो हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं। आपने ये बात पहले भी रखी है और ये सवाल आपने कई बार उठाया। मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूं असद भाई। ये जो MY इक्वेशन आपने बीजेपी की बताई, जैसे मोदी और योगी एज एन ओपोनेंट, आप उस चैलेंज को कैसे आंकते हैं? आपका असेसमेंट खुलकर बोलिएगा। मैडम, आपका सवाल नहीं, आपका सवाल वाजबी है। ओवैसी चैलेंज नहीं देगा, उत्तर प्रदेश की जनता चैलेंज देगी नरेंद्र मोदी को और योगी को, अखिलेश यादव को और दूसरे पार्टीज को। वो कुछ चैलेंज देगी उन लोगों को। अगर वो लोग ये समझ रहे हैं कि इनके आंखों में धूल झोंक देंगे, नहीं धूल झोंकने वाले हैं। इंसान गरीब हो सकता है, इंसान मजलूम हो सकता है, कमजोर हो सकता है, बेबस हो सकता है, मगर खुदा ने उसको सोचने की सलाहियत दी है। वो ये देखेगा कि भाई अब मुझे अपने वोट का इस्तेमाल करना है, तो वो बराबर सही इस्तेमाल करेगा। और कितना बोलूंगा, मैं तो खुल के बोल रहा हूं ना कि ये तमाम ब्रांड नाकाम साबित हो चुके हैं। मोदी और योगी का ब्रांड अब नहीं चलने वाला है। ना वो जो सामाजिक न्याय की अचानक बात कर रहे हैं, बल्कि उसमें छुपा हुआ है एक जातिवाद का एम्पावरमेंट समाजवादी पार्टी का। आप देखते जाइए, जो आप जैसा चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगे, ग्राउंड की रिपोर्ट्स आपके पास भी आती हैं, आप देखेंगे और आप याद रखेंगे कि हाँ, एक शख्स ने आकर यहां पर यह बात कही थी। नहीं, एक शख्स ने बिल्कुल याद रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने हमसे कहा था। आपसे समझना चाहती हूं, आप जीतने आए हैं, आप वोट काटने आए हैं? जी का दर्शक आज ये जानना चाहता है। देखिए, चुनाव जब कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है, और वो किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए चुनाव MIM पार्टी नहीं लड़ती। MIM पार्टी चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता
हमको अपने आशीर्वाद से, दुआओं से, वोट से नवाजेगी, तो जाहिर है हमारी लड़ाई जीतने की लड़ाई है और हम कोशिश जारी रखेंगे अपनी। अच्छा, तो यूपी का ये जो मैंडेट होगा, आपसे मैं समझना चाहती हूँ असदुद्दीन ओवैसी, ये किस पर होगा? ये लीडरशिप पर होगा, ये काम पर होगा? क्योंकि आप खुद इस बात को तो कबूल करेंगे, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो कम्युनलिज्म और कास्टिज्म दोनों मैटर करते हैं। यकीनन, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं 100% आपकी बात से मुत्तफिक हूं। 2 सीज के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग, ये कास्टिज्म और कम्युनलिज्म के ऊपर। तो बिल्कुल यही, इसी पर चुनाव होगा और इसी पर सब बातें करते रहेंगे ये लोग। मगर मुझे उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा है कि वो देख रहे हैं इन तमाम पार्टीज के इन हरकतों को। और जो आपको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं मुसलमानों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश करें, उन्हें क्या जवाब देंगे? ऐसा है ना मैडम, अब इन लोगों से तो मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के एक साइकेट्रिस्ट के पास इनको सबको ले जाऊंगा एक दिन में, और ले जाकर इनका दिमाग का इलाज कराएंगे। लगता है कि इनका फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल खाली है, या इनका अब फर्स्ट फ्लोर में लूज कनेक्शन पैदा हो चुका है। इतने बेशर्म हैं ये लोग कि 2019 में मिल के लड़े, सिर्फ 15 सीट जीते, उसके बावजूद भी हम पे उंगली उठाते हैं। ऐसा है ना कि जब इंसान के आंखों पर, दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है तो वो बौखलाहट में अनाप शनाप बकते रहता है, तो यही बकते रहते हैं। 2014 का चुनाव हारे, 17 का हारे, 19 का हारे, और उसके बावजूद भी इनको पेट में दर्द होता है असदुद्दीन ओवैसी से। एक काल्पनिक सवाल है, आप 10 सीटें जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश में और हंग असेंबली आती है, किसके साथ जाएंगे आप? इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर इंशाअल्लाह होगा ऐसा। अब जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी इसका अच्छा, अखिलेश ने आपसे मदद मांगी? मैं तो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। और सुनिए मैडम, एक मिनट। ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ना मैं हथेली में लकीर देखकर बिलीव करने वाला हूं, ना मैं सितारों को देखकर यकीन करने वाला हूं, ना मेरा बिलीफ नहीं है वो। जब अगर इंशाअल्लाह ऐसे हालात पैदा होते हैं तो मैं आपसे एक बात का वादा करके जा रहा हूं कि आप मुझे बुला लीजिए प्रोग्राम में, मैं इसका सवाल का जवाब दे दूंगा। मगर ये तो अभी नहीं मालूम है, तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। आपने भी तो कोई गोल रखा होगा, आपके जहन में भी तो कोई गोल होगा कि भाई हमें इतनी सीटें तो जीतनी है। आपका गोल क्या है, या बस वोट काटेंगे? नहीं मैडम, हर पॉलिटिकल नहीं, देखिए, हर पॉलिटिकल एक पॉजिटिव रोल हमारा है। हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, और वो कोशिश करते रहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव तो वही है जो हर पॉलिटिकल पार्टी का हो, कि हमारे हर कैंडिडेट की, हमारे हर उम्मीदवार की कामयाबी हो, उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताएंगे जिन पर आप जीतने का टारगेट रखे हैं? देखिए मैडम, ये सवाल अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन से पूछेंगे ना, बशमूल मेरे, तो हम लोग सच जवाब नहीं देंगे। मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जहां हमारे कैंडिडेट है उनकी आपके ओपोनेंट भाई एसपी कह रही 300 प्लस, नहीं, वो अगर कह रहे हैं कि आप हाँ, तो अब मैडम, वो देखिए, ये इसको बुलंद बांग दावे करना ये गलत बात है। बल्कि इस तरह के दावे करने से आप वोटर को समझ रहे हैं कि वो आपका खैदी है। मैं वोटर को एक इंडिपेंडेंट मानता हूं, और वो अपने मर्जी से, अपने पसंद से अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, और हमारी कोशिश होगी कि उनको मुतासिर कर सके, उनके दिल को मुतासिर कर सके। अब वो कोई किसी ने तो कह दिया कि कृष्ण भगवान उनके ख्वाब में आकर बोल दिए कि मुख्यमंत्री बन गए। वो किसी ने कह दिया कि कृष्ण ने आकर बाबा से कहा कि उनको मथुरा लड़ा दो। अब ये बातें आप डेमोक्रेसी में कैसे करेंगे? तो फिर आप चुनाव मत लड़िए ना। जब आपके ख्वाब हो गए तो ख्वाब को ख्वाब में पूरा कर लीजिए। तो ये इसका रियलिटी से कैसे कनेक्शन होगा? तो बास पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं और ये समझते हैं कि जनता जो है उसको मानेगी। जनता इन चीजों को नहीं मानती भाई। फेथ अपनी जगह पर जरूर है और रहेगा,
मगर अगर आप इस तरह के अनाप शनाप बातें करेंगे तो जनता कहेगी भाई चलिए फिर आप ख्वाब में ही जाकर बन जाइए, जमीन पर मत आइए। तो वैसे ही साहब ख्वाब नहीं देखते? नहीं, मेरे ख्वाब यही है कि मजलूमों को इंसाफ मिले। मेरा ख्वाब यही है कि कमजोर ताकतवर बने। मेरा ख्वाब यही है कि भारत एक ताकतवर मुल्क ऐसा बन सके जो चीन की आंख में आंख डालकर ठहर सके। ये मेरा ख्वाब है और मैं इंशाअल्लाह मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी नहीं मालूम कि जिंदगी नहीं डाल पा रहे। नहीं, कहां डाल रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री की जबान से चीन का नाम निकलता ही नहीं है। डेप्सांग पर चीन बैठा हुआ है, वहां पर भारत के टेरिटरी में एलएसी में आकर वहां पर पूरी फौज को रोक दिया है। हम पीपी पॉइंट पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। हम लोग कहां बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में? कहां बात करते हैं? बहुत खतरनाक हालात हैं डेप्सांग में। आप देखेंगे कि हालात बताएंगे आगे जाकर, जब ये चीन में विंटर ओलंपिक्स हो जाएंगे ना, उसके बाद आप देखेंगे बहुत सी तब्दीलियां होंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं, बड़े बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वो लोग जो सैटेलाइट की इमेजरी के देखने के एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि भारत की टेरिटरी में चीन आकर बैठा हुआ है। सियाचन को खतरा है, कल सियाचन कट कर सकता है चीन। भारत के प्रधानमंत्री को फिक्र ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को किसी और चीजों की फिक्र है बस। किस चीज की फिक्र है उन्हें? वो देश देख रहा है ना, उनको फिक्र किस चीज की है? उनको फिक्र चीन को उन इलाकों से हटाने से बिल्कुल उनका मकसद ही नहीं है। उनको कोई बात नहीं करेंगे उस बारे में। और हैरत की बात यह है कि गलवान में हमारे सिपाही मारे गए, मगर प्रधानमंत्री के लीडरशिप में अरे तारीखी हिस्टोरिकल इंपोर्ट्स हो रहा है चीन से। हिस्टोरिकल इंपोर्ट्स हो रहा है चीन से। आप बताइए, जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, आप उसी से सबसे ज्यादा इंपोर्ट इस साल होता है। ट्रेड डेफिसिट इतना, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा चीन के फेवर में हो चुका है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ाई आप किन किन के बीच देख रहे हैं, और इस लड़ाई में आप कहां हैं? देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कोई भी पार्टी किसी को अपने आप को हराने को या किसी को जिताने के इलेक्शन नहीं लड़ती, वो जीतने के इलेक्शन लड़ती है। तब जाहिर है जब हम चुनाव लड़ेंगे तो जो कोई भी हमारे मद्दे मुकाबिल होगा वो हमारा अपोनेंट होगा। और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवार की कामयाबी हो। तो अब ये पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते आप अपने अपोनेंट को, तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मुकाबला होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। और ख़ास तौर से मुझे यकीन है कि हमारे संगठन के लोग जो ज़मीन पर आज भी मुझे आपसे बात कर रहा हूँ वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। आप नतीजे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, लड़ाई एक तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। आप इस परसेप्शन पर क्या कहेंगे फिर? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं। और आप देखेंगे कि जैसा जैसा पहले फेज की पोलिंग करीब आएगी, दूसरे पार्टीज के कैंडिडेट्स का, उनके उम्मीदवारों का जब नाम की लिस्ट का ऐलान हो चुका है, ये जो फॉल्स परसेप्शन जो बन रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। कैसा नहीं है कि सिर्फ दो पार्टी में मुकाबला होगा। कैंडिडेट्स हैं, पार्टी की उनकी एक अहमियत होती है, पार्टी है उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो मुझे यकीन है कि ये जो बताया जा रहा है वो गलत साबित होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स की जैसे जैसे लिस्ट आती जाएगी आप देखते जाएंगे कि माहौल और बदलते जाएगा। इस चुनाव में हिंदुत्व आपके लिहाज से कितना बड़ा मुद्दा है? इस पर पड़ेगा वोट? देखिए, जितने बयानात बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है, वो सब तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया जाए। और मुझे यकीन है कि ये और बढ़ेगा, इस तरह की बातें और वो सब करेंगे।
क्योंकि बीजेपी के पास दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि 9 लाख अगर पूरे भारत में मैल नरिश चिल्ड्रन है तो 4.5 लाख उत्तर प्रदेश में है। रोजगार का वादा 70 लाख का किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2017 में, और सिर्फ 6 लाख देते हैं। बल्कि असेंबली में इनके मिनिस्टर ने फरवरी 2020 को कहा था कि 33 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में है। सबसे ज़्यादा कोविड सेकेंड वेव में पूरे मुल्क में अगर कहीं पर लोगों की मौत हुई, मृत्यु हुई, तो उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ऐसे बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज हैं। प्राइस राइज एक बहुत बड़ा इशू है जो बदबख्ती से टीवी चैनल्स पर जिक्र नहीं होता। इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो है ना, ये जो वोटर क्लास को बड़ा मुतासर कर रही है। और यही मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा इस चुनाव में, जो बीजेपी इसको ओवरकम करने के लिए इस तरह की ज़बान और इस तरह के भाषा या कहिए कि अपने आइडियोलॉजी का जिक्र कर रही है, अपने काम का जिक्र ज़्यादा नहीं कर रही। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा ये लड़ाई है 80 वर्सेस 20। आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर? ये 20 कौन है? नहीं, ये तो योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि 20% कौन है, और वो ये बता दें कि वो किस 20% की बात कर रहे हैं। क्या वो 20% इस भारत के नागरिक है या नहीं है? क्या जब उन्होंने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर शपथ ली तो क्या वो सबके मुख्यमंत्री थे, है या नहीं है? या वो सिर्फ उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं? तो हम तो चाहते हैं कि वो खुल के बोले कि वो 20% क्या है, 80% क्या है। मगर जहाँ तक मुझे ये बैठकर दिख रहा है कि एक हिंदी अखबार ने ये रिपोर्ट की है कि 50% योगी आदित्यनाथ के राज में 50% जो डीएम थे, जो डीएम है अभी, वो उनका ताल्लुक ठाकुर समाज से और ब्राह्मण समाज से है, और 5% शेड्यूल कास्ट और ओबीसी से है। तो वो बता दें फिर ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने तो जो सरकार चलाई है जातिवाद के नाम पर चलाई है, और इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, 80%, 20%। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा कि खुलकर बताइए, अल्फाज मत चाबिए, डरिए मत, बोलिए आप कि ये इसमें क्या है, खुलकर और सब्सटैंशिएट कर दीजिए उसको, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम हो जाए। तो जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि चुनाव 80 वर्सेस 20 है, ये आपके हिसाब से एक चुनावी समीकरण है या फिर ये ध्रुवीकरण है? नहीं, ये इनको सामने नजर आ रहा है अपनी बर्बादी। इनको इस बात का यकीन हो चुका है कि इनके पैर से जमीन खिसक रही है, और जब इंसान जब अपनी शिकस्त, अपनी तबाही, अपनी बर्बादी अपने ही हरकतों से, अपने ही फैसलों से जब देखता है और उसको समझ में आता है, तो गुस्से में और बौखलाहट में आकर इस तरह की गुफ्तगू करता है। तो ये तो आदित्यनाथ साहब की माइंडसेट है कि जब उनको नजर आ रहा है कि अब वो हार रहे हैं। आप ही के टीवी चैनल पर बड़ी जोरों शोर से दिखाया गया था कि वो किसी और विधानसभा से लड़ेंगे, फिर उसके बाद वापस चले गए उसी जगह पर जहां से वो हमेशा लड़ते आए थे। तो ये इनकी जो जबान है वो एक उनकी बौखलाहट की और उनकी शिकस्त की एक जबान है, तो इसीलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन असद भाई, शुरुआत तो आपने भी की थी ना, जब आप 11-19 का फॉर्मूला लेकर आए, यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकता? हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है। हमने ये कहा कि जब आप सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जब आप बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की जनता मौका देती है, या आपको पहले भी दिया, आपने
19% जो जिसका आप MY का दावा आप करते हैं, मैं नहीं करता हूं, वो दावा करते हैं MY का, तो आपने क्या किया फिर उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए? ये बात बिल्कुल, ये तो जब आप सामाजिक न्याय आए दिन पुकार कर कह रहे हैं आप, और पुकार रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, तो भाई उसका प्रैक्टिकलिटी में उसका अमलावरी कहाँ हो रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर हो रहा है, बताइए ना। तो ये बिल्कुल हमारा सवाल जायज़ है और हम ये सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। तो इसमें तो कोई ध्रुवीकरण या फिर वो तो नहीं है। जब आप हमारी पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी हिस्सेदारी की जमहूरियत है, शिराकतदारी बोलिए या पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जब पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो हर एक को तो हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, तभी जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, जो हमारे संविधान के प्रेम्बल में लिखा गया है, ये टूल्स हैं। उस टूल्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो तभी ये चीजें हासिल होंगी। लेकिन असद भाई, जब आप कहते हैं, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं 80 वर्सेस 20, तो आप कहते हैं कि ध्रुवीकरण है, तब आप जाति की भी बात करते हैं। और असद भाई, जब आप खुद ये 11-19 का फॉर्मूला देते हैं तो आप कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। तो विरोधाभास हुआ ना असद भाई? नहीं मैडम, देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.70 मुस्लिम माइनॉरिटीज फैमिलीज के पास 5 एकड़ जमीन है। अगर मैं आपको ये कहूं कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 5% है। अगर मैं आपसे कहूं मैडम कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 1% PG होते हैं और हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है। अगर मैं आपसे ये कहूं मैडम कि मंथली एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भारत के मंथली एक्सपेंडिचर में वो 988 रुपये है, यहाँ पर खाली 750 रुपये है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी में है, ये डेटा दे रहा हूं आपको, 5.9 मुस्लिम माइनॉरिटीज में है। तो ये क्या बताता है मैडम, बताइए ना मुझे आप, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है ना कि आपने तो भारत के संविधान पर शपथ ली, ओथ लिया कि भेदभाव नहीं करेंगे आप, और ये भेदभाव हुआ है। किसने किया है? समाजवादी की सरकार रही है, बीजेपी की भी मौजूदा सरकार है। तो फिर आपने क्या किया बताइए? अगर मैं ये जो डेटा के फिगर्स दे रहा हूं वो झूठ है तो आप आ जाइए, हम आपको सच्चाई दिखा देते हैं, आपको पूरा दे देते हैं इन लोगों को जो अगर डिनाई करेंगे। तो यही तो मेरा बुनियादी सवाल है भाई, हिस्सेदारी की लड़ाई है। जब अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं आपके सवाल के लिए। आज हम देखते हैं कि बीजेपी से कई मिनिस्टर्स जो है वो 4.5 साल मिनिस्टर है और कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है, सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार में बैठे हैं, 4.5 साल मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। आपने अपने शुरुआत के प्रोग्राम में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सत्ता में कहीं पर कोई रियासत में नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज का पोजीशन क्या है। जब एक समाज के मिनिस्टर हैं, 2-3 मिनिस्टर रिजाइन करते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, आप उनको सामने रखकर आप उत्तर प्रदेश के मुस्लिम माइनॉरिटीज को देख लीजिए, मिनिस्टर हैं, वो समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे बीजेपी की सरकार में। अब जिनके पास, जिनको कभी हिस्सेदारी दी नहीं गई है, वो क्या बोलेंगे मैडम, बताइए आप? जो 4.5 साल मिनिस्टर रहे हैं, जो 25 साल के MLA हैं, जो MP थे 2009 में, जो MLA हैं 3 मर्तबा के अपने समाज के, वो आज शिकायत कर रहे हैं। तो फिर वो समाज जिसको उन्होंने मिनिस्टर बनाया अपने नेता को, और वो समाज जिसका कोई वजूद ही नहीं है उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल शेयर में, पावर में, हिस्सेदारी में, तो आप फैसला कर लीजिए मैडम। आप तो बड़ी काबिल हैं, मैं आपकी काबिलियत को मानता हूं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं, आपके देखने वालों को भी ये एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, ताकि वो समझे हमारी लड़ाई क्या है। आप ये कहना चाह रहे हैं असद भाई कि डेलिब्रेटली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? यकीनन देखिए, जो मैं आपके सामने डेटा रखा हूं ना मैडम,
ये डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन की एक मिसाल है। ये एक मिसाल है। ये अगर मैं आपको ये आगे बढ़कर भी कह रहा हूं कि जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाके हैं वहां पर आप कम बैंक्स देखेंगे, कम एटीएम्स देखेंगे। ये भी डेटा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो घर दिए गए, मैं चैलेंज कर रहा हूं भाई, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम माइनॉरिटीज को दिया? जी, आप कह रहे डिस्क्रिमिनेशन है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी अयोध्या की बात कर रही है, भव्य राम मंदिर की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है। अखिलेश यादव जो हैं वो परशुराम मूर्ति लगवा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मंदिर जा रही हैं। क्या इनमें से किसी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? हमारे देश में राजनीति ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। यही तो लड़ाई हो रही है, यही तो लड़ाई हो रही है। और इसी लड़ाई में ये सब लोग हार रहे हैं बीजेपी से। भाई, जैसा कि अरुण जेटली ने सही कहा था कि जब ओरिजिनल है तो क्लोन की क्या जरूरत है। आज उस दुनिया में नहीं है, जेटली साहब ने सही बात कही थी। और ये लोग वही, देखिए, हमने जो पॉलिटिक्स सीखी, हमारे मरूम वालिद और हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो हमको सिखाया है कि आप कभी भी अपने अपोनेंट के स्ट्रांग पिच पर मुकाबला मत करिए, आप उसके घर जाकर मुकाबला मत करिए। अब ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम ऐसा करने से सबसे बड़े हिंदू हम नजर आएंगे। मुबारक हो आपको, शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी दोबारा। आपको ये बताना है कि प्राइस राइज, आपको बताना है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मिस गवर्नेंस, इस चीज पर आपको मुकाबला करना है। अगर आप अपोनेंट के स्ट्रांग पॉइंट पर मुकाबला करेंगे, करिए, हमको इतराज नहीं है, मगर याद रखिए आप मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म में कमी नहीं पैदा कर रहे हैं, बल्कि आप उसमें और इजाफा कर रहे हैं, और इजाफा कर रहे हैं आप लोग। लेकिन सर, आप भी तो स्पेक्ट्रम का दूसरा एस्पेक्ट है ना, आप इसे तो डिनाई नहीं कर सकते। जब आप कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने वाला बनाकर रख दिया है, जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ बैंड बाजे वाला बनाकर रख दिया है, कहते हैं ना आप, ये हकीकत है मैडम, ये हकीकत बयान कर रहा हूं ना मैं। देखिए, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं आपसे। ये इनके डिस्क्रिमिनेशन और उनको दबाकर रखने की मिसालें मैं दे रहा हूं आपको। ये हकीकत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप बताइए, क्या आपने नहीं किया? क्या आपने सिर्फ मुस्लिम वोट को इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपने मुसलमानों को डराकर वोट हासिल नहीं किया आपने? आप बताइए। तो जब आप हिंदुत्व के नाम पर, जैसा आप ही ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है, अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी में जिसका प्रोपोनेंट है सावरकर ये कहते हैं कि होली लैंड फादरलैंड, और वो कहते हैं कि मुसलमान ईसाई के लिए भारत होली लैंड फादरलैंड नहीं है। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में जो आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, तो फिर इसमें जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो कहां फिट होते हैं? उसमें कहां फिट होते हैं, बताइए ना। तो इसीलिए तो डिस्क्रिमिनेशन की सबसे पहली निशानी यही है। असद भाई, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है, जिस बात के लिए आप हिंदुत्व को लेकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते हैं, जब आप जाकर ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों ने अपना नेता चुन लिया, जाटवों ने बहन जी को अपना नेता चुन लिया, अखिलेश यादव को यादवों ने अपना नेता चुन लिया, अब मुसलमानों को भी साथ आना चाहिए, मैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ने आया हूं, तो हिंदुत्व अगर एक साइड ऑफ स्पेक्ट्रम है तो आप भी तो दूसरी साइड ऑफ स्पेक्ट्रम है। और आप पर तो आरोप यही लगता है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। मैडम, मैं आपके प्रोग्राम पे कल ही देख रहा था कि सिद्धार्थनाथ सिंह आपके प्रोग्राम पर टीवी पर आए थे, आपके चैनल के। उन्होंने आकर यह कहा कि भारत का सबसे बड़ा ओबीसी लीडर नरेंद्र मोदी है। देश के प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी लीडर तो देश का उत्तर प्रदेश के ओबीसी का कह रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह साहब के नरेंद्र मोदी है। और फिर मौर्य साहब रिजाइन करते हैं बीजेपी से कि मेरे समाज को फायदा नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। नकुर के सैनी साहब बीजेपी से रिजाइन करते हैं कि मेरे समाज से इंसाफ नहीं हुआ। हाँ, और एक और मंत्री रिजाइन करते हैं कि मेरे समाज से इंसाफ नहीं हुआ।
अखिलेश यादव एक और हिंदी चैनल के टीवी इंटरव्यू पर जाकर एंकर से भिड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि आप मुझसे इस तरह का सवाल ये कर रहे हैं क्योंकि मैं यादव हूं, और टेनी को नहीं हटाया जाता क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के हैं। उत्तर प्रदेश के पूरे पुलिस स्टेशनों पर हर ठाकुर बिरादरी का आपको एक इंस्पेक्टर मिल जाएगा। 50% डीएम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुर है। ये क्या है मैडम? फिर ये आप करेंगे तो सब अच्छा है और मैं सिर्फ हिस्सेदारी की बात करूं तो गुनाहगार हो जाऊंगा क्या? मैं आपका एक बयान था जो काफी अगर मैं विवाद कहूं तो आप मैं नहीं जानती आपको अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन काफी विवाद में रहा था। और वो बयान आपका ये रहा जब आपने ये कहा कि ना तो हमेशा योगी आदित्यनाथ सीएम रहेंगे और ना ही मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, और फिर आगे आपने ये कहा था कि हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि डराने वाली राजनीति करते हैं। सर, यही आरोप तो आप पर भी लगते हैं। नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सवाल किया। मैं आपके देखने वालों को प्रोग्राम को बात बताना जरूरी समझता हूं कि कानपुर में हमारा जो जनसभा हुई थी उसके 9 दिन के बाद 45 मिनट की तकरीर में एक 44 सेकंड का क्लिप कट एंड पेस्ट करके बीजेपी के आईटी सेल ने उसको चलाया। हमने उस हमारी भाषण का पूरा 2 मिनट के कंप्लीट वो जो कॉन्टेक्स्ट था हमने डाला, जिसमें बीजेपी ये कह रही थी कि ओवैसी ने हिंदू समाज के खिलाफ कुछ कहा। हमने जब 2 मिनट का क्लिप डाला तो इनकी झूठ सामने आ गई। हमने क्या कहा था कि एक 80 साल के एक मुसलमान को कानपुर के अतराफ में एक थाने में उनकी दाढ़ी को नोचा गया और उन पर पेशाब किया गया, और हमने ये पूछा कि भाई आप ये सरकार इनसे इंसाफ क्यों नहीं करती? अगर गोरखपुर में गुप्ता साहब की मौत पुलिस के एट्रोसिटी से होती है तो मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, 51 लाख का चेक मिल जाता है। जब यहां पर एक बूढ़े को मारा गया तो उस कंटेक्स्ट में हमने पुलिस के इस हाई हैंडेड बिहेवियर की एक मिसाल दी थी कि कैसे सरकार उन पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर्स को, सबको नहीं, प्रोटेक्ट कर रही है। हम तो कोई किसी मजहब या किसी समाज के खिलाफ नहीं बोले। जब हमने वो 2 मिनट की स्पीच हमारी पूरी डाल दी तो उसके बाद जाहिर है कोई प्रोग्राम टीवी पर भी नहीं हुआ। हाँ, चलाया गया जरूर सोशल मीडिया पर, मगर किसी बोलते हैं ना कि 6 बजे और 9 बजे के प्रोग्राम में तो जिक्र खैर हमारा बहुत होता है, मगर ये पर्टिकुलर तो नहीं हुआ। तो इसका कंटेक्स्ट ये था जो बीजेपी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की और चारों खाने चित हो गए। असद भाई, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू इफ यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड, लेकिन आपने जब अपनी तरफ से इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया, हमने वो भी दिखाया था, जो सवाल पूछे गए थे हमने वो भी दिखाया था, तो हमने जी न्यूज पर दिखाया था। ये मैं आपको इस बात की तो आपको गारंटी दे सकती हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके हमारे जो जी टीवी के यहाँ पर प्रसाद साहब हैं, बहुत सीनियर हैं। मैं जब 94 में एमएलए बना, जब से उनको देख रहा हूं जी टीवी में। जब मुझसे कहा गया, मैंने कहा मैं ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इसका जवाब दे देता हूं। हमने जवाब दे दिया उसका, वो ऑन रिकॉर्ड दिया। हमने कहा कि बताइए इसमें किसी मजहब के खिलाफ हमने कहा था। हमने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट और एक वाकये का जिक्र किया था, और आज भी कह रहा हूं मैं, और आपने जरूर मेरा ट्वीट दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैनेजमेंट का भी शुक्रिया कि आपने सच्चाई को दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ओवैसी साहब, आपने इतने सारे सवाल उठाए हैं और हमारी कोशिश रहेगी जब आपकी जगह जिनसे आपके सवाल हैं वो हो तो इन सवालों को हम उनसे भी पूछें, क्योंकि उनके सवाल हमने आपसे पूछने की कोशिश की है। आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है, हर सवाल का डिटेल में जवाब दिया है, उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू लक। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.